नमस्कार। स्वागत है सरकारी पॉलिटेक्निक भूज के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। आज हम 5वें सेमेस्टर के लिए मिले हैं। आपको सब्जेक्ट से परिचित करवाया गया है। 4 सेमेस्टर आपने कंप्लीट कर लिए, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। ये 6 सब्जेक्ट जो हैं ये आप क्लासरूम में थियरी में पढ़ेंगे और उसके प्रैक्टिकल भी होंगे। ये क्लासरूम टीचिंग के सब्जेक्ट हैं, लेकिन ये जो 6 सब्जेक्ट हैं उसमें से 3 प्योरली टेक्निकल हैं, पहले 3, और 4, 5, 6 नंबर के जो सब्जेक्ट हैं वो थोड़े सेमी टेक्निकल हैं। फिर भी ये 6 सब्जेक्ट हम आपको क्लासरूम में ही सिखाएंगे। लेकिन एक 7वां सब्जेक्ट है, उसको प्रोजेक्ट 1 के नाम से बुलाया जाता है। प्रोजेक्ट 1, उसका कोड है 335190 तो उसका सीखने का क्या मकसद है, क्यों हम ये प्रोजेक्ट सीखते हैं? 6 सब्जेक्ट हमारे ऑलरेडी यहाँ पे हैं, तो भी हम प्रोजेक्ट में क्यों पढ़ना प्रयास करते हैं? तो उसके कुछ आयाम मैंने लिखे हैं यहाँ। तो फेसेट्स, द सब्जेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट 1 हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रॉम रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड हैंस प्रोवाइड एन ऑल राउंड एनरिचिंग एजुकेशन। हम इंजीनियर बनना चाहते हैं। इंजीनियर को क्या करना है? सब्जेक्ट सीखना नहीं है, उसको फील्ड में जाके काम करना है। कौन से काम करना है मैकेनिकल इंजीनियर को? लोगों की समस्याएं होती हैं, वो अपनी समस्याएं लेकर आपके पास आते हैं। जैसे विद्यार्थी डॉक्टर बन के जाता है तो उनको कुछ हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करनी होती है या अपना वो होता है। पढ़ने के बाद क्या होता है, लोग अपनी समस्या लेके आते हैं। मेरा सर दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, मेरी उंगली कट गई है, मेरी आँख में कुछ हो गया है। तो जो समस्याएं वो लेके आता है, डॉक्टर वो समस्या कैसे सुलझाना वो जानता है, और सुलझाने के बाद उसके पास उसकी फ़ी लेता है। इस तरह से वो पूरा बिजनेस चलता है। तो ठीक इस तरह हम भी मैकेनिकल इंजीनियर हैं, सब सब्जेक्ट पढ़ लिए, लेकिन हमें पैसा कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो हमें सबसे पहले लोगों के प्रॉब्लम क्या है वो सोचना आना चाहिए। तो ये क्या है? रियल लाइफ एक्सपीरियंस। दुनिया जो चल रही है क्लास में नहीं, आप कहाँ जहाँ भी घूम रहे हो, आप बस स्टैंड में जाते हो, रेलवे स्टेशन में जाते हो, बाज़ार में जाते हो, आप किसी शादी में भी जाते हो, जहाँ भी जाते हो वहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ समस्याएँ होती हैं। तो वो समस्याएं क्या है उसको पहले पहचानने की एक आदत बननी चाहिए, और समस्याएं पता चलने के बाद उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, उसके कुछ सॉल्यूशन के आइडियाज़ हमारे दिमाग में आने चाहिए। तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट का जो टॉपिक है वो हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो उसमें क्या करना है? तो यू लर्न टू अप्लाई इनोवेटिव, क्रिएटिव एंड लॉजिकल अप्रोच फॉर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले तो प्रॉब्लम को ढूंढना आना चाहिए। लोगों को प्रॉब्लम लगते ही नहीं है। पुराने ज़माने में लोग जीते थे तो उसको पानी निकालना होता था, क्या करते थे? तो ठीक है, बीच में फ़ोन आ गया इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो प्रॉब्लम आने के बाद उसका सॉल्यूशन तो करना है, लेकिन पहले प्रॉब्लम क्या है वो ढूंढना है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आप जब भी कहीं घूमते हो तो प्रॉब्लम कैसे आएगा। तो मैं पहले बता रहा था कि पुराने ज़माने में लोग पानी निकालते थे, कुएँ से पानी निकालते थे तो रस्सी डालते थे, उसके नीचे बर्तन बांधते थे, अंदर जाता था, खींचते थे। लेकिन बाद में लगा उसमें बहुत जोर पड़ रहा है तो क्या करेंगे? तो उसने एक पुली लगा दी, एक स्टैंड बनाया, उसका पुली लगा दी, तो उसकी थोड़ी आसानी हो गई। लेकिन उसमें तो क्या है, एक एक बाल्टी ही आता है, तो क्या करेंगे? तो धीरे धीरे इसमें कोई ना कोई इनोवेशन होता रहता है कि इंसान के बदले उसमें बेल लगाएंगे, उसका कुछ कोल बनाएंगे, कुछ ना कुछ मैकेनिज्म बनता जाता है। तो कभी भी हमारा ऐसा विज़न होता है कहीं कि कुछ हो रहा है तो यहाँ प्रॉब्लम है कि नहीं, ये दिमाग में पहले इनोवेशन से आना चाहिए कि ये कर रहा है, इसमें इतनी कमियां हैं, ये कुछ मैं कर सकता हूँ। तो वो प्रॉब्लम को ढूंढने की एक क्षमता होनी चाहिए, तभी हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि पेट में दुखता है या सर दुखता है, ऐसे प्रॉब्लम है वो सर्वाइवल के प्रॉब्लम। लेकिन मैकेनिकल में हमारी ज़िंदगी चलती है, हमारे घर में हम जीते हैं, हमारी सोसाइटी में रहते हैं, तो कभी कभी कुछ प्रॉब्लम होते हैं, वो प्रॉब्लम लगते ही नहीं। हम बाहर निकलते हैं, वहाँ से गटर जा रही है, पानी जल जा रहा है, हमें ठीक है वो पानी को पार कर लेंगे, इसमें क्या है। साइकिल में पंक्चर हो जाता है तो होता है, तो पंक्चर फिर से रिपेयर कर लेंगे, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन पंक्चर ही ना पड़े ऐसी कोई साइकिल बना सकते हैं क्या? या साइकिल की ज़रूरत ना पड़े, सीधा क्या हम उड़ सकते हैं क्या? आप ऐसे सोचना चाहिए। तो पहले प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करना एक है, ये प्रोजेक्ट में सीखना है। और दूसरी बात ये है कि लर्न टू प्लान रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्स होते हैं हमारे पास, मटेरियल, मैन, वो सब, उसको हम कम खर्चे से और मटेरियल वेस्ट ना हो
इस तरह से कैसे यूज़ करें, उसका प्लानिंग करना भी हमें सीखना होता है। तो ये प्रोजेक्ट में ऊपर ज़रा टाइटल गलत आ रहा है, तो कोड सही कर दिया है। तो प्रोजेक्ट क्या है? क्लासरूम में आप 50 लोग एक साथ बैठते हैं, हम सिखाते हैं, आप सीखते हैं, आपको हम नोट्स देते हैं, आप नोट्स को समझ के कुछ सवाल करते हैं, उसके ऊपर से हम क्वेश्चन देते हैं, आपको एग्जाम्पल देते हैं, आप सॉल्व करते हैं, सब नोट पे होता है। प्रैक्टिकल में यहाँ लैब में आते हैं तो आपको कुछ न कुछ देते हैं, वेल्डिंग कैसे करते हैं तो वेल्डिंग का एक जॉइंट बनवाते हैं, या आप कोई फ्लो मेज़र करवाते हैं। तो ये सिर्फ आपको छोटा छोटा टास्क देते हैं, लेकिन वो मेजर चीज़ नहीं है, और वो पूरे ग्रुप में करना होता है, एक एक विद्यार्थी से भी करवाते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट में क्या, इट इज़ बेसिकली ए ग्रुप एक्टिविटी इन विच रियल लाइफ प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड। आपको ग्रुप बनाने हैं 4-6 लोगों के, और आपको प्रॉब्लम ढूंढने हैं, और बाद में प्रॉब्लम ढूंढने के बाद उसके सॉल्यूशन क्या है वो आपको ऑफर करना कि मैं इसका सॉल्यूशन ऐसा देता हूँ। तो आपको प्रॉब्लम ढूंढने में कैसे कैसे प्रॉब्लम ढूंढने हैं, या प्रॉब्लम कैसे मालूम पड़ता कि ये प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला मैंने कुछ सैंपल दिए हैं, ये ज़रूरी नहीं कि यही हो। एक चीज़ है इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी। जो कुछ भी हो रहा है वहाँ आपको लगता है कि यहाँ ये जो भी प्रोडक्ट बन रही है वो थोड़ी धीमी बन रही है, या उसमें कुछ ज़्यादा मटेरियल खर्चा हो रहा है, तो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े। प्रोडक्टिविटी मतलब मालूम है आपको, आउटपुट अपॉन इनपुट। समझो कि आप 1 लीटर दूध में से 40 चाय बना रहा है वो दूध वाला, चाय वाला, तो 1 लीटर में से 40 चाय बनती है। आप सोचते हैं 40 चाय क्यों बनती है, क्या क्या डालता है, 1 लीटर में से कितनी चाय देता है, कैसे कैसे मैं मॉडिफिकेशन करूं तो 40 के बदले 41 कप बन जाए। तो आप कुछ इसके लिए कोई सजेशन देते हैं, तो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया और उसका सजेशन भी दिया। तो आप प्रोडक्टिविटी के लिए, मैं एग्जांपल एकदम आपको किचन के ही दूंगा, क्योंकि किचन आपका तुरंत ध्यान में आता है। आपको मैकेनिकल अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं कि मैं बेयरिंग का या कुछ दूसरे प्रोडक्ट बोलूँ तो आपको वो दिमाग में नहीं आता है। ठीक इसी तरह से इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी। आप कहीं पे जाते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं, और वो प्रोडक्ट में आपको पता चलता है कि ये प्रोडक्ट में क्वालिटी थोड़ी ख़राब है, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करें। आप कहीं पे पाव भाजी खाने जाते हो, पाव भाजी खाते हो और उसका 80 रुपये देते हो, लेकिन आपका दोस्त है आपको बोलते हैं कि अरे तो 80 रुपये लेते हैं, ठीक है 80 का 90 ले, लेकिन इसमें तो थोड़ा ये सब बटल डाल दे, उसके ऊपर थोड़ा ऐसा मसाला छिड़क दे, और ये थोड़ी प्लेट है तो थोड़ी स्टाइलिश रख दे, तो वो उसका जो सर्विस है वो इम्प्रूव हो जाएगा, क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगा। वो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा रहा है लेकिन क्वालिटी इम्प्रूव कर रहा है। तो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया और उसकी कुछ सजेशन भी दिए। तो आप जहाँ भी हैं आप घूमो, और घूमते घूमते देखो कहाँ प्रोडक्टिविटी कम आ रही है, तो उसको प्रॉब्लम लिखोगे, यहाँ प्रोडक्टिविटी कम है, यहाँ क्वालिटी कम है, प्रॉब्लम ढूंढने की आदत डालें। इसके बाद तीसरी चीज़ है कॉस्ट रिडक्शन। कहीं पे आप देखते हैं कि इसका तो भैया ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, इसको कम पैसे में बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, तो कॉस्ट रिडक्शन वाला भी प्रॉब्लम बन सकता है। ठीक इसी तरह से वेस्ट रिडक्शन। पानी का बिगाड़ होता है, समझो टंकी हम भरते हैं, नीचे से मोटर चालू करते हैं, टंकी भर जाती है, बाद में ओवरफ्लो के बाहर ग्राउंड में गिरता है पानी। तो हमारा मैकेनिज्म तो बहुत सही है, लेकिन पानी कितना बिगड़ता है नेचर में। तो वेस्ट रिडक्शन के लिए क्या कर सकते हो, तो पानी भर जाती है टंकी, तो उसका कुछ लेवल इंडिकेटर बना सकते हैं कि वो लेवल पहुँचे कि तुरंत हम एक सायरन बजे और हम मोटर बंद कर दें। हाँ ऐसा बना सकते हैं। तो चलो एक सायरन बनाओ, तो एक प्रोजेक्ट हो गया। अभी एक जगह पर गए हम, सायरन बजती है और वो दौड़ के बंद करता है। बोलते हैं दौड़ के क्यों जाता है, आज तो थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, वहाँ लेवल आ जाए तो तुरंत एक छोटा सा वायर लगाता है, यहाँ ऑटोमेटिक मोटर बंद हो जानी चाहिए। तो ये भी आपने क्या कर दिया, अल्टरनेटिव डिज़ाइन। 5 नंबर आपने डिज़ाइन में कुछ चेंज कर दिया। उसने ऑलरेडी डिज़ाइन तो बनाया था वेस्ट रिडक्शन का कि सायरन बजती थी, लेकिन उसने नया सजेस्ट किया अल्टरनेटिव डिज़ाइन, लेकिन उसमें वायर रखा था। तो वो बोला इसमें यार अभी वो ज़माना नहीं है अल्टरनेटिव डिज़ाइन का, तो क्या है नोवेल्टी करते हैं, क्या करते हैं वहाँ एक सेंसर रखते हैं, वहाँ सीधा लेवल बढ़ जाएगा ना पानी का, तो तुरंत तुझे SMS आ जाएगा, और SMS में से तू एक छोटा सा भेजेगा ना, तो सीधा वो सिग्नल मोटर में पहुँचेगा, मोटर अपने आप ऑफ आ जाएगी, तुझे सिग्नल देने। तो ये नोवेल्टी है, अल्टरनेटिव डिज़ाइन बना सकते हैं, नोवेल्टी इन डिज़ाइन बना। बेसिकली पानी भर रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हमने क्या किया, हमने हमारा एक नज़रिया बदला कि प्रॉब्लम हर एक जगह पे है। दुनिया चल रही है, हमें लगता है बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, लेकिन जितने प्रॉब्लम है उससे 10 गुना उसके सॉल्यूशन भी वहाँ पड़े हैं।
लेकिन हम प्रॉब्लम ही ढूंढ नहीं पाते हैं, इसलिए सॉल्यूशन नहीं ला रहे हैं। अभी जो हम आत्मनिर्भर भारत के बारे में सोचते हैं अपने देश में, तो उसमें यही एक सोच है। अभी 21 तारीख को योगा दिवस आने वाला है, तो योग दिवस क्या है? योग दिवस भी एक ऐसे, ये मैकेनिकल का प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन दुनिया में प्रॉब्लम क्या है कि भाई लोगों का खर्चा बहुत हो रहा है डॉक्टरों के पीछे, उसकी वजह क्या है? तो उसको जीने का अंदाज ही नहीं है, कैसे जिया जाए। तो योग करते हैं इंसान, अगर दिन में आधा घंटा भी कुछ अपने शरीर के निकालता है, कुछ सांस लेने की टेक्निक्स चेंज करता है, कुछ पोस्चर अलग अलग तरीके से बैठता है, तो उसको जॉइंट्स में इंप्रूवमेंट होता है, उसकी बॉडी में उसके ऑर्गन्स अच्छी तरह से काम करते हैं। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं है, सॉल्यूशन क्या दिया? गोलियाँ खाओ नहीं, जॉगिंग करो नहीं। उसने बोला अपने घर में ही रहो, जॉगिंग करने के लिए आपको बाहर जाना है, बाहर जाएंगे तो कुत्ते दौड़ेंगे, लोग हंसेंगे, उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। इसके बदले आप अपने घर में ही रहो, अपनी टेरेस पे चले जाओ, अपनी थोड़ा बारी खिड़कियाँ खोल दो और वहाँ सांसें लेने लगो। आपको कोई जगह की ज़रूरत नहीं है, ड्रेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आराम से हो जाएगा। तो इट इज़ एन अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद उसके सॉल्यूशन है। तो ईज़ ऑफ ऑपरेशन, पहले जो काम करते थे उसमें थोड़ी श्रम ज़्यादा करना पड़ता था, कुछ कॉम्प्लिकेशंस था, उसके बदले हम अच्छा ऑपरेशन कुछ ईजी कर सकते हैं क्या? प्रॉब्लम ऐसे ढूंढने हैं और उसके सॉल्यूशन इसी तरह देना है। इम्प्रूव सेफ्टी फीचर्स, कभी कभी क्या है, कुछ डिज़ाइन ऑलरेडी होती हैं लेकिन इसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, तो वो एक्सीडेंट ना हो उसके लिए क्या कर सकते हैं? आपने कभी कभी देखा हो, तो मैंने देखा था कि सीढ़ियाँ होती हैं, उसमें सर टकरा जाता है, तो सर टकरा जाता है तो हम क्या कर सकते? सीढ़ियों को तो तोड़ नहीं सकते हैं, उसको बन चुका है ऑलरेडी बिल्डिंग। तो जहाँ सर टकराता है वहाँ उसने कुछ स्ट्रक्चर में गद्दी लगा दी थी कि अगर सर टकराए तो वहाँ भी उसको गद्दी में टकराए तो ताकि उसको इंजरी ना हो जाए। तो उसने एक सेफ्टी फीचर, वो छोटा सा प्रॉब्लम है लेकिन उसका सॉल्यूशन भी इतना कम खर्चे में कर दिया कि पूरी बिल्डिंग को गिराना नहीं पड़ा। लेकिन फ्यूचर में जब बिल्डिंग बनेगी तब वो ख्याल रखेगा कि वो सर टकराए नहीं, ऐसा कुछ बनाएगा। और भी हैं प्रॉब्लम में भी रिलेटेड टू सेफ्टी फीचर्स, तो मैंने बोला। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, कभी कभी पर्यावरण बिगड़ रहा है, हम ध्यान में नहीं आता है। जैसे अभी डीजल वाली कार हैं, बहुत ही प्रदूषण फैलाती हैं, तो अभी इलेक्ट्रिक कार आ गई हैं, तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वाली चीज़ हो गई। ठीक इसी तरह आप भी जहाँ भी जाएँ कुछ देखिए, और जहाँ भी एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन हो रहा है ऐसा कुछ भी फीचर आपको देखने को मिलता है, तो आप सोचिए कि इसका मैं प्रिवेंशन कर सकता हूँ क्या? और उसके लिए अगर आपने कोई मैकेनिज्म बनाया तो बहुत अच्छी चीज़ है। अभी अभी एक मेरा दोस्त है, वो तो प्रोजेक्ट कर रहा है, अपने विद्यार्थियों से करवा रहा है, वादर, वो भी प्रोफेसर है, केमिकल इंजीनियर है। क्या करवा रहा है कि हम कहीं भी कभी भी कहीं घूमने जाते हैं तो पानी पीने की समस्या होती है, पानी नहीं होता है, बोतल खाली हो जाती है, तो क्या करेंगे? तो कहीं भी अगर गटर का भी पानी पीना है ना, तो उसमें भी एक उसने छोटा सा डिवाइस बनाया, अंदर वो डाल दो तो आसपास का जितना भी इम्प्योरिटी बाहर रह जाएगा और अंदर एकदम प्योर मिनरल वाटर बन जाएगा। उसके ऊपर वो रिसर्च कर रहा है। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का प्रोटेक्शन भी है और खुद का भी प्रोटेक्शन है, गंदगी जाएगी नहीं। इसके साथ रिलेट कर सकते हैं कि जो अलग बात है, लेकिन लोग कुछ ना कुछ समस्याएं ढूंढते हैं। इसमें मल्टीटास्किंग आजकल का वो ज़माना है, एक ही चीज़ करने से कुछ नहीं होता। लोग साइकिल भी चलाते हैं, उसके ऊपर हेडफोन लगा के गाने भी सुनते हैं या फ़ोन से बात भी करते हैं। तो दो चीज़ एक साथ करना, उसका मतलब मल्टीटास्किंग हो गया। तो ठीक इसी तरह से हमारा जो कोई भी डिवाइस है उसमें क्या मल्टीटास्किंग या मल्टी ऑपरेशनल बना सकते हैं क्या? ठीक इसी तरह से ऑटोमेशन, कुछ चीज़ मैन्युअल होती है उसमें कुछ ऑटोमेशन डाल सकते हैं क्या, ताकि इंसान की ज़रूरत न पड़े। ऑटोमेशन हो जाता है लेकिन फिर भी वो मशीन है, वो स्मार्ट नहीं है, तो हम उसमें स्मार्ट ऑपरेशन डाल सकते हैं क्या, कि मशीन खुद तय कर ले कि अभी टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है तो मुझे बंद हो जाना चाहिए। तो मशीन खुद सोचने लगे, या कुछ उसमें हम उसका कुछ सर्किट डाल दें तो स्मार्ट हो जाए। जैसे अभी फ़ोन है, बोला डम फ़ोन होता था, अभी स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन का मतलब क्या है कि फ़ोन को मालूम है कि रात को मुझे 12 बजे उसमें डू नॉट डिस्टर्ब ऑन करना है, तो ऑन हो जाता है, हम उस पर टाइमिंग सेट कर देते हैं। हम अपने हाथों से भी डू नॉट डिस्टर्ब ऑन कर सकते हैं, लेकिन स्मार्ट ऑपरेशन उसको मालूम है मेरी आदत, तो स्मार्ट ऑपरेशन फ़ोन कर रहा है इसलिए वो स्मार्टफोन है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एमएल मतलब मशीन लर्निंग। ये हमारा स्कोप में नहीं आता डिप्लोमा लेवल पे, लेकिन ये एक मेथड है प्रॉब्लम ढूंढने की।
इसके बाद है 15 नंबर अर्गोनॉमिक्स। अर्गोनॉमिक्स से पूरा सब्जेक्ट है और अपने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हम पढ़ेंगे। लेकिन हम जब भी काम करते हैं तो इंसान को करना होता है, तो इंसानों को आसानी कैसे हो वो सोचने का पूरा साइंस अर्गोनॉमिक्स का है। नॉर्मल हाइट आज इंसान की 5.5 से 6 फुट पे होती है, तो स्विच बोर्ड कहाँ पे होना चाहिए, कितनी हाइट पे होना चाहिए, माउस का डिस्टेंस कितना रखना चाहिए शरीर से, माउस की साइज़ कितनी रखनी चाहिए कि उसकी हथेली में आ जाए, स्क्रीन की साइज़ कितनी हो जाएगी कि इसकी आँख को तकलीफ ना पड़े, ये सब कुछ सोचते हैं अर्गोनॉमिक्स में। तो आप जहाँ भी जाएँ वहाँ आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ किसी को शरीर में तकलीफ तो नहीं हो रही है, तो अर्गोनॉमिक डिज़ाइन में भी ला सकते हैं। एस्थेटिक्स मतलब सौंदर्यवादी दृष्टिकोण। कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी नहीं होती है लेकिन काम में बहुत आती है, लेकिन लोग काम में आने वाली चीज़ खरीदते ऐसा नहीं है, कुछ देखने में भी अच्छी होती है। जैसे मैं सिंपल बोलता हूँ, चेयर, छोटी सी चेयर है बच्चों के बैठने की, और आप जाएंगे तो आपका बच्चा साथ में है तो 10 चेयर पड़ी, उसमें से जो भी सबसे अच्छी चेयर है वही खरीदें। क्यों? कि उसको एकदम सौंदर्य वाली बनाई है, कुछ स्टाइलिश है। तो आपको जो बेचना है उसमें कुछ सौंदर्य डाल सकते हैं क्या? एस्थेटिक्स, चेयर है, टेबल है, हर एक प्रोडक्ट में आप उसमें जिसमें सौंदर्य डाल सकते हैं तो डाल। कुछ लोग अभी अपने व्हीकल के टायर होते हैं वो ब्लैक के बदले कलरफुल बनाते हैं, क्योंकि हम कभी भी देखो तो हमेशा टायर ब्लैक होते हैं। टायर ब्लैक क्यों होते हैं? कभी कभी इंटरव्यू में पूछते हैं, तो आपको जवाब मालूम होना चाहिए कि टायर ब्लैक इसलिए होता है, इसका रॉ मटेरियल जो है वो ब्लैक है और उसको प्रोसेस करके उसको शेप देते हैं, तो शेप देने के बाद भी वो ब्लैक का ब्लैक ही रहता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। लेकिन कलर चेंज करना मतलब उसका इनहेरेंट जो कुछ है रॉ मटेरियल वो चेंज करना, और वो कॉस्टली है, इसलिए वो कलर चेंज करेंगे तो महंगा टायर हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग शौकीन होता है कि मुझे भाई सफ़ेद टायर चाहिए, तो सफ़ेद के लिए उसको ज़्यादा खर्चा देना पड़ेगा है उसके बदले। लेकिन ये भी एक नज़रिया है प्रोजेक्ट में। और इसके बाद है हेल्पफुल टू फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए कुछ कर सकते हैं क्या? जैसे मोबाइल हम यूज करते हैं, टच स्क्रीन है, लेकिन कोई बिना आँख वाला व्यक्ति है, उसको अगर टच स्क्रीन मोबाइल यूज़ करना है तो वो कैसे करेगा? अगर कोई ऐसा सोच के उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की इम्प्लीमेंटेशन करता है तो वो प्रोजेक्ट कर रहा है। वो अकेला नहीं कर सकते हैं, उसके लिए टीम चाहिए। 4 से लेकर 6, 10, 15 इतने होते हैं, लेकिन टीम के बगैर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं है। अभी इसमें हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए यहाँ है, आप लोग जितने भी विद्यार्थी हैं, अभी 4थे सेमेस्टर में जितने लोग फॉर्म भरेंगे उतने लोग 5वें सेमेस्टर में आएंगे। तो उनमें से सबसे पहले आप फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, आपका एक ग्रुप बनाना है। 4 विद्यार्थी से लेके 6 विद्यार्थी का ग्रुप बनाना है। तो हाउ टू फॉर्म द प्रोजेक्ट ग्रुप, हम प्रोजेक्ट का ग्रुप कैसे बनाएंगे? सबसे आसान मेथड है कि मैं आपको प्रोजेक्ट का ग्रुप बना के दे दूं कि 1 से 6 नंबर वाला पहला ग्रुप, 7 से 12 नंबर का दूसरा ग्रुप, ऐसा बना के दे सकता हूँ। लेकिन अभी मैं इस मेथड से नहीं जा रहा। 4थे सेमेस्टर का फॉर्म भरने बंद हो जाए तब तक आपको मेरी तरफ से आपको अनुमति है कि आप अपना ग्रुप बना लें, अपनी चॉइस का ग्रुप बना लें। जब भी हम ग्रुप बनाते हैं तो कैसा ग्रुप बनाएंगे? हमारी चॉइस का ग्रुप बनाएंगे, लेकिन उसमें हमारी लाइकिंग वाले होने चाहिए। समझो मुझे जो कुछ भी चीज़ आती है उसमें उसको इंटरेस्ट होना चाहिए। और दूसरी, जो ग्रुप होता है उसमें सभी अलग अलग प्रकार के स्किल के लोग होने चाहिए। समझो किसी को पेंटिंग आता है तो 6 लोग होते हैं, 6 में से किसी को वेल्डिंग आता है, किसी को पेंटिंग आता है, किसी को कंप्यूटर में टाइपिंग आता है, किसी को प्रोग्रामिंग आता है, किसी को ऑटोकैड आता है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, तो आपको वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। क्योंकि प्रोजेक्ट में सबसे पहले आपको प्रॉब्लम ढूंढना है, तो सबसे पहले ग्रुप बनाने के वक्त आपको ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो ग्रुप बना है वो मल्टी स्किल वाला है कि नहीं। इसमें कोई ऐसे लड़के भी हो सकते हैं कि इसके पास अपना वर्कशॉप हो, तो ऐसा भी आप रख सकते हैं। आपका ग्रुप बन जाए इसके बाद दूसरी चीज़ है, आपको प्रोजेक्ट के गाइड निश्चित करने हैं। हमारे यहाँ जो 17 फैकल्टी मेंबर हैं उसमें से किसी भी आप प्रोफेसर से मिल सकते हैं, उनको मिल के आपका ग्रुप का इंट्रोडक्शन करवा के आप पूछ सकते हैं कि सर हम ये प्रोजेक्ट करने वाले हैं, आप हमारा गाइड बनेंगे क्या? तो आपको कुछ वो इंटरव्यू जैसा करेंगे और आपको मान्यता दे देंगे कि हाँ ठीक है मैं आपका गाइड बन जाऊँगा। तो दूसरा स्टेप आपको ही करना है
आपको एक ग्रुप बनाना है और आपको ही गाइड ढूंढने हैं। अभी तीसरी स्टेप क्या रहेगी? तो आपका ग्रुप बन गया, प्रोजेक्ट के गाइड बन गए, उसके बाद आपको आइडेंटिफाई द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। आप 6 लोगों को आपकी पढ़ाई करते करते जब भी टाइम मिलता है तो दुनिया में घूमते घूमते प्रॉब्लम ढूंढना है। उसको शोध यात्रा कहते हैं, प्रॉब्लम की शोध यात्रा। कि क्या तकलीफ है, क्या प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और शोध यात्रा हो जाने के बाद उसमें से एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना, क्योंकि आप शोध करने जाएंगे, आपको 6 लोग हैं तो 6 प्रॉब्लम तो मिलेंगे ही, हर एक का अलग अलग प्रॉब्लम होगा। लेकिन 6 में से कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व कर सकते हैं 6 मिलके, तो उनका सॉल्यूशन आपको ऑफर करना है। तो ये मोटी मोटी बेसिक स्टेप्स हो गए। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, डिसाइडिंग प्रोजेक्ट गाइड, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, उसमें से प्रॉब्लम सिलेक्ट करना और उसका सॉल्यूशन ऑफर करना। इतनी चीज़ आपको करनी है, और वो 5वें सेमेस्टर और 6ठे सेमेस्टर पूरे साल भर करनी है। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम जीटीयू के हिसाब से क्या है, क्योंकि हम प्रोजेक्ट तो करेंगे लेकिन हमें उसमें से कुछ मार्क्स भी लेने हैं। तो टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम इस प्रकार से है, आपके कोई भी लेक्चर नहीं होंगे, 0 पे 1 घंटे का ट्यूटोरियल है जिसमें हम कुछ आपको बेसिक आइडियाज़ देंगे। 3 घंटे का प्रैक्टिकल है, उसमें आपको ग्रुप में या अकेले में कुछ ना कुछ काम करते रहना है। क्या काम करना है मैं आगे बताऊंगा। कुल 4 घंटे पढ़ना है वीक में, ये वीक का प्रोग्राम है। ये ऑफिशियल टाइम जीटीयू दे रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए 4 घंटा नहीं, जब 40 घंटे भी देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन हमारे दूसरे सब्जेक्ट में जो देना है वो तो देने ही। उसमें मार्क्स कितने हैं? तो आपकी कोई भी एग्ज़ाम ली नहीं जाएगी थियोरी की, मतलब मिड सेम भी एग्ज़ाम नहीं है और सब जीटीयू की भी एग्ज़ाम नहीं होता, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होती हैं। तो 40 मार्क की एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होती है, जिसमें बाहर से प्रोफेसर आते हैं, आपके प्रोजेक्ट को इवेल्यूएट करते हैं और उसके ऊपर से आपको 40 में से मार्क देते हैं। और दूसरा पोर्शन है प्रोग्रेसिव असेसमेंट, जिसको पीए पोर्शन बोलते हैं, 60 मार्क का है। उसके लिए हम आपके अलग अलग समय पे इवेल्यूएशन रखेंगे, तो उसके भी शेड्यूल आपको दिए जाएंगे। तो उसके 60 मार्क हैं। आपके गाइड के साथ उसको कोऑर्डिनेट करके ये निश्चित करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या क्या हमने किया है। 6 लोग हैं, सबको समान मार्क नहीं मिलते हैं। हर एक को अपनी प्रोजेक्ट की लॉग बुक बनानी है और लॉग बुक में जितना भी आप काम करते हैं, जहाँ जहाँ भी गए, वो आपको रिकॉर्ड रखना है। और संभव हो तो मोबाइल से काम करते हैं तो मोबाइल में भी फोटोग्राफ रखने हैं। आप कहीं पे विजिट लिया है तो उसकी सेल्फी ले लो, कहीं पे गए हो उसकी विजिटिंग कार्ड ले लो, कहीं दुकान पे जाते हैं, कभी बस स्टैंड पे जाते हैं, तो कहीं भी गए हों, प्रोजेक्ट के लिए गए हैं, तो उसकी फ़ोटो लेके उसका विज़न लिख दो कि मैं यहाँ ये प्रोजेक्ट के लिए गया था, और उसके एक रिकॉर्ड बना रह जाओ। क्योंकि आप काम खूब करते हो लेकिन इसका रिकॉर्ड बनाने में बहुत पुअर हो, जैसे हम भारत के लोग। तो आपकी समस्या है, दूसरे लोग क्या कहें, काम कुछ नहीं करते लेकिन रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है। काम नहीं किया फिर भी रिकॉर्ड बना लेते हैं लोग, लेकिन हम तो काम करते हैं फिर भी रिकॉर्ड नहीं बनाते। तो इस बार आप काम करते हो उतना ही रिकॉर्ड बनाना, ठीक है। तो ये हमारी टीचिंग है। तो ये एक सप्ताह में 4 घंटे है, मतलब 14 वीक होता है हम टर्म के, तो 14 × 4 56। तो 56 घंटे हम कैसे पढ़ेंगे? तो ठीक इसी तरह से कि 5 घंटे हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जो आज पढ़ रहे हैं, बाद में 27 घंटे हमें बेसिक टेक्निक्स एंड प्रोजेक्ट प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, 27 घंटे देने हैं शोध यात्रा में। और उसमें कैसे शोध यात्रा हो सकती है, उसमें क्या क्या समस्याएं हमें आ सकती हैं, उसकी जो टेक्निक्स है वो सब हम सीखेंगे 27 घंटे। और 24 घंटे हमें प्रोजेक्ट का रिपोर्ट बनाना है। कुल 56 घंटे इस तरह से हमें बांटे हुए। अभी जो पहला यूनिट है यहाँ लिखा है इंट्रोडक्शन, उसमें क्या क्या पढ़ना है मैं मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ। ये सबसे पहला आपको इंट्रोडक्शन जो मैं करवा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है बता रहा हूँ, और उसके एक्सपेक्टेड बेनिफिट क्या है प्रोजेक्ट के पढ़ने के, ये हमने डिस्कस किया। लेकिन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्ट हम उसको बाद में देंगे। अभी भी मैं एक तो दिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल प्रोजेक्ट में। नेट पे जाते हैं, समझो ऐसा कोई प्रोजेक्ट है, आपने सोचा ये हवा से चलने वाला एक छोटा टरबाइन लगा है, उसके साथ कुछ लगा दिया और इससे मोबाइल चार्जिंग करना है, वहाँ स्टैंड पे करेगा। ऐसी भी चीज़ बना सकते हैं हम, एक छोटा सा टरबाइन बनाया है, हवा से घूम सकता है ऐसा। ये दूसरा प्रकार का मैकेनिज्म है। तो ये प्रोजेक्ट है मैकेनिकल का। पोर्टेबल चीज़ क्या बना सकता हूँ मैं, मूवमेंट वाली। ठीक इसी तरह से समझो किसी ने ऐसा बनाया है, छोटा सा टेबल है हाइड्रोलिक ऑपरेटेड, मोटर की मदद से ऊपर नीचे कुछ चीज़ों को करना है, तो क्या हम कर सकते हैं क्या?
तो ये ऑब्जेक्ट आपके ध्यान में कब आता है? जब आप कुछ काम करते हैं और काम करने के वक्त आपको प्रॉब्लम आता है, लगता है कि ऐसा कुछ बनाते हैं चलो डिवाइस कि जिसमें कुछ लिफ्टिंग के लिए हम मैकेनिज्म बनाते हैं, तो बाद में आप सॉल्यूशन डेवलप करते हैं। तो ये आप तय करते हैं प्रोजेक्ट और उसका सॉल्यूशन ये आपको ऑफर करना होगा। ये नेट के ऊपर से मैं ले रहा हूँ और उसमें मुझे मालूम नहीं किसी का कॉपीराइट है कि नहीं, लेकिन एजुकेशन पर्पज़ के लिए है तो मैं इसको यहाँ आपको डिस्प्ले करवा रहा हूँ कि ऐसा मैकेनिज्म भी आप प्रपोज कर सकते हैं। ये क्या मैंने एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्ट्स दिए हैं, बहुत ही एग्जाम्पल्स हम आपको देंगे, लेकिन अभी ये सैम्पल इतने काफ़ी है। दूसरी एक मेथड है, आप एग्जाम्पल अगर ढूंढना चाहें तो नेट पे भी ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढते हैं वो भी देखते हैं। चलो यूट्यूब में ही जाते हैं और लिखते हैं सैम्पल प्रोजेक्ट फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, ऐसा करके सर्च करते हैं तो तुरंत एडवर्टीजमेंट भी आ जाती है। यहाँ ये ऐड है, ऐड का मतलब ये लोग तो आपको देते भी हैं। और यहाँ टॉप 8 बेस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट फॉर 2020, लो कॉस्ट प्रोजेक्ट मतलब कम से खर्च में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो इसके भी सैंपल दिए हैं यहाँ। तो यहाँ आप देख के भी आप सर्च कर सकते हैं। मतलब आज क्या हो गया है कि आप रियल वर्ल्ड में घूमना ज़रूरी नहीं है प्रोजेक्ट ढूंढने के लिए। आप नेट पे जाएंगे तो अभी आपको प्रोजेक्ट तो मिल जाएगा। ये अलग बात है आपको नज़रिया मिलेगा कि नहीं, क्योंकि दुनिया में घूमते घूमते जो आपको प्रोजेक्ट के आइडियाज़ आते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी वो अलग बनाता है। यहाँ लगना प्रोजेक्ट के तो एकदम कितने सारे टाइटल्स है। देखिए ये टॉप 10 इंजीनियरिंग मैकेनिक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सीज़न 2, सीज़न 1, और इसको आप देखना चाहें क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद सीधा आ जाएगा। अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट बने होंगे। देखिए ये उसने कुछ मैकेनिज़्म बनाया है कि जिसमें आप सेंट को फिल्टर करना चाहते हैं, झाड़ी रेती ने झीणी रेती, तो उसका ये प्रोजेक्ट बनाया है स्टूडेंट्स ने मिलकर। कुछ ना कुछ इसी चीज़ पर कैसी आपको मिल जाएगी। हाइड्रोलिक जेसीबी बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा, तो उसके एक सैंपल उसने बना के दिया है कि ऐसे ऐसे में सर्किट बना के सैंपल बना के रखा है। और ये क्यों प्रॉब्लम क्या था और इसका क्या सॉल्यूशन है, उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा। मैं बहुत डिटेल में नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बाद में भी हमारा 56 घंटे उसमें कहीं ना कहीं हम पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें देखने वाले हैं। तो एक्सपेक्टेड बेनिफिट क्या, ये सब हम इंट्रोडक्शन में कराएंगे 5 घंटे। ठीक है, 5 घंटे थे। इसके बाद 27 घंटे जो हमें करना है, क्योंकि आपको आइडिया भी नहीं, ये ऐसे ही घूमना नहीं है। बेसिक टेक्निक्स और प्रोजेक्ट प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के कुछ प्रयास भी हमें सिस्टेमेटिक साइंटिफिकली करना है। तो हमें एटीट्यूड बनाना है। तो आप कहाँ भी जाएंगे तो इसमें 2 जगह है। आप सिर्फ मार्केट में घूमेंगे या आपके किसी जान पहचान से कोई इंडस्ट्री में भी जाएंगे। तो अगर कहीं इंडस्ट्री में जा रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री में जाएंगे तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मिलते हैं। वो कभी आने देते हैं, कभी नहीं आने देते हैं। लेकिन अभी इंडस्ट्री में जाना है तो उसमें डूज एंड डोंट्स क्या है उसका, वो हमें थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद है नीड, लोगों की ज़रूरियात क्या है और हमारी ज़रूरियात क्या है, वही सबसे बेसिक चीज़ है। इट इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। दुनिया में जो कुछ भी संशोधन होता है उसकी जरूरत उसकी माता है। तो कैसी कैसी नीड होती थी, उस पर कैसे इन्वेंशन हो, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे आने वाले दिनों में। उसके बाद जो बेसिक टेक्निक्स, वो मैंने कुछ तो बताई थी आपको, लेकिन क्या है, स्टूडेंट यूजेस दिस टेक्निक टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम और डिफाइन प्रोजेक्ट। तो ये टेक्निक मैंने आपको बताई थी, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, क्रिएटिविटी, कॉस्ट रिडक्शन या वेस्ट रिडक्शन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये सब बातों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब प्रोडक्टिविटी क्या है वही मालूम नहीं तो आप प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ करेंगे। क्वालिटी में क्या क्या पैरामीटर्स आते हैं वही मालूम नहीं तो हम क्वालिटी कैसे इंप्रूव करेंगे। क्रिएटिविटी और इनोवेटिवनेस के क्या क्या आइडियाज़ हैं। एक छोटी सी पेन होती है, वो पेन में भी पेन ड्राइव बन सकती है, पेन में भी स्पाई कैमरा लग सकता है, यही प्रोडक्ट तो बनते हैं क्रिएटिविटी से। तो ये सब आइडियाज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पॉल्यूशन रिडक्शन कैसे कर सकते हैं या पॉल्यूशन को रिमूव ही कैसे कर सकते हैं। ह्यूमैनिटी मतलब इंसानों को, इंसानियत में कैसे वो हेल्पफुल हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि लोगों को बहुत परेशानी होती है, दम घुटता है, लोगों को बस में जाता है तो बस में खड़े रहने में उसको तकलीफ होती है, तो खड़े रहने में उसको कुछ कंफर्ट दे सकते हैं क्या वो सब आता है।
उसके लिए कुछ टूल्स आते हैं, कॉज इफेक्ट डायग्राम कैसे बनाएंगे, फिशबोन डायग्राम इसको बोलते हैं, कैसे बनाएंगे, 5 की स्ट्रेटेजी क्या है, 7S का फ्रेमवर्क क्या है, स्वॉट एनालिसिस क्या है, वैल्यू एनालिसिस क्या है, मार्केट का सर्वे कैसे करते हैं, ये सब कुछ हमें करना है। आप जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे वो प्रोजेक्ट में ये सब आइडियाज़ आपको लगाने हैं, लेकिन ये चीज़ आपको मालूम नहीं है। तो हर एक का एक एक अलग अलग लेक्चर होगा, 56 घंटे हैं हमारे पास, 27 घंटे इसके लिए दिए हैं, तो ये सब साथ में पढ़ते रहेंगे हम। और इसमें प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या करना है आपको, ईच स्टूडेंट विल सजेस्ट वन प्रॉब्लम। आपके हर एक विद्यार्थी को एक प्रॉब्लम तो सजेस्ट करना ही है, वो आपकी लॉग बुक में लिख के आकृति दौड़ के ड्रॉ करके आपको मतलब समझाना है। बाद में प्रोजेक्ट सिलेक्ट ग्रुप नक्की करेगा कि भाई तेरा प्रोजेक्ट से मेरा प्रोजेक्ट अच्छा है या मेरा प्रोजेक्ट से उसका प्रोजेक्ट अच्छा है, वो आपको डिसाइड करना है और आपका गाइड को भी साथ में रखना है। तो प्रोजेक्ट कैसा होगा, पहला है मैन्युफैक्चरिंग टाइप एट इंस्टीट्यूट प्लेस, हमारी संस्था में आप बना सको ऐसा कुछ हो सकते हैं, लेकिन अभी कोविड की वजह से आप नहीं आ सकते हो तो ये ऑप्शन बंद हो जाता है। दूसरी चीज़ है लाइव प्रॉब्लम सॉल्यूशन एट इंडस्ट्री प्लेस। आप कहीं 6 लोग हैं, किसी भी जान पहचान वाली वो इंडस्ट्री है, नहीं है तो उसमें हम ऑफिशियल लेटर लेके भी जाएँ और वहाँ आपको अगर वो आने देते हैं तो वहाँ जो उनका प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन भी आप बना सकते हैं या उसका कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। आज इस वक्त हम ये भी सोच रहे हैं कोविड की वजह से अगर आप नहीं आ सकते तो सॉफ्ट प्रोजेक्ट बन सकते हैं क्या। मैकेनिकल में प्रोग्रामिंग आता नहीं है, फिर भी हम कैड और कैम में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के सॉफ्ट प्रोजेक्ट बना सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में भी ऑप्शन हमने खुला रखा है इसमें। तो इस हिसाब से हमें प्रोजेक्ट करने हैं। प्रोजेक्ट में क्या होना चाहिए, तो पहली चीज़ है आपका प्रोजेक्ट इनोवेटिव होना चाहिए, दूसरों से अलग प्रकार का। उसमें पुराना ही कुछ था और उसमें सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए 5 नंबर में लिखा है नॉन रिपीटेटिव इन नेचर। लोग बनाते हैं वही बनाते रहो और मार्क लेते रहो, तो ये नहीं होना चाहिए। और पिछले वाला क्या हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए। समझो किसी ने कोई मटेरियल हैंडलिंग की सिस्टम बनाई थी प्रोजेक्ट में, तो वही प्रोजेक्ट आप रिफर कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ उसने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं डाली थी। आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डाल के उसका कुछ मैकेनिज्म चेंज करके नया बेल्ट का स्टाइल बना डाल के, या शाफ्ट की कुछ साइज़ चेंज करके स्ट्रेस रिडक्शन करके, या कुछ उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं, कुछ नया बेरिंग डाल सकते हैं, कुछ मूवमेंट उसके कम कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो इनोवेशन इसे डाल सकते हैं, लेकिन वही का वही नहीं लेना है। तो फिजिबल यूजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इंस्टीट्यूट। आप जो भी प्रोजेक्ट बनाएं उसमें ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लाना है कि हमारे पास उसका कोई साधन न हो। हमको काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें बनाने का आइडिया लगता है, लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो हम नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट SSIP स्टूडेंट स्टार्टअप के अंतर्गत हमें पैसे देती हैं 2 लाख तक, लेकिन उसके लिए हमें उसकी जो फिल्टर है उसमें से पास होना पड़ता है। हर एक खर्चा हमें करना ज़रूरी नहीं है। SSIP की एक पूरी क्लास रहेगी, उसमें हम आपको समझाएंगे कि सरकार आपको कैसे स्टार्टअप में हेल्प करती है, आपके प्रोजेक्ट को कैसे आगे ले जा सकते हैं आप, लेकिन वो बाद में क्लास करेंगे। लेकिन उसमें ये ध्यान रखना है कि आप इंस्टीट्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर सको, ऐसा हो तो अच्छा है। अगर नहीं है तो आपका खुद का भी वर्कशॉप है तो भी चल सकता है। तीसरी चीज़ है टू गिव प्रैक्टिस फॉर ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग यूजिंग सॉफ्टवेयर। आपका प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए, उसमें आपको कुछ ड्राइंग की और ड्राफ्टिंग की और मॉडलिंग की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। वरना कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें कुछ ड्राइंग बनाना ही नहीं होता, तो ऐसे प्रोजेक्ट मत बनाइए। वो गाइड पास ही नहीं करेंगे और हम भी पास नहीं करेंगे। लेकिन सिलेक्ट करने के वक्त आपको ये ढूंढना है कि उसमें कुछ ड्राइंग तो बननी ही चाहिए। बाद में है इनकॉर्पोरेटिंग मेजर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो भी आप कर रहे हैं उसमें कुछ हम टर्निंग करना है, मिलिंग करना है, वेल्डिंग करना है, कास्टिंग करना है, ऐसी कुछ प्रोसेस होनी चाहिए मैकेनिकल। क्योंकि हम प्रोजेक्ट मैकेनिकल का करना है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। नॉन रिपीटेटिव तो मैंने बोल दिया। उसके बाद है टू डेवलप द जेनरिक एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्किल। ये प्रोजेक्ट करने के बाद आपके अंदर टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ स्किल डेवलप होनी चाहिए। प्रोजेक्ट के बाद आपको वेल्डिंग सीखना आना चाहिए, पेंटिंग आ जाना चाहिए, कुछ टर्निंग का अच्छा प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, ये सब कुछ आना चाहिए। या मार्केट सर्वे करना आना चाहिए, कुछ क्वेश्चन पूछना आना चाहिए, आपको कुछ ड्राफ्टिंग आना चाहिए। जनरल स्किल ये भी होती है, जनरल स्किल में मतलब ये कहीं भी काम आ सकती है, टेक्निकल मैकेनिकल की होती है। और 7वीं चीज़ है हैविंग मेजरेबल एंड एनालिटिकल एंड रिजल्ट। प्रोजेक्ट के अंतिम परिणाम क्या होना चाहिए कि हम आपके प्रोजेक्ट को मेज़र कर सकें कि यार ये लड़के ने इतना काम किया, ये इतना अच्छा काम हुआ है, और उसकी कुछ एनालिसिस करके आपको ऐसे ही
दान की तरह मार्क नहीं देने हैं। आपने जितनी मेहनत की है उसके हिसाब से आपका रिजल्ट वहाँ पड़ा है, आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क मिल सके ऐसा आपको काम करना है। वरना क्या होता है, आपको पास कर देते हैं 100 में से 50 मार्क दे देते हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। ऐसे प्रोजेक्ट नहीं बनाना है। आपका एंड रिजल्ट जो है वो मेजरेबल होना चाहिए और उसकी एनालिसिस भी होनी चाहिए। तो ये हो गया। इसके बाद आपको करना क्या है, 2.5 में 2 टॉपिक हैं। आपको जो प्रोजेक्ट निश्चित कर लिया है, आपने कुछ समझ लिया है, उसके डिटेल ड्राइंग बनाने हैं और असेंबली ड्राइंग बनाना है। अब इंडस्ट्री में गए हैं तो इंडस्ट्री में भी जाके उसका लाइव प्रॉब्लम है उसका भी ड्राइंग बनाना है, इंडस्ट्री वाला है तो। उसके बाद आपको बिल ऑफ मटेरियल बनाना है। बिल ऑफ मटेरियल क्या है शायद आपको ना मालूम है, तो बाद में सिखाएंगे, लेकिन बिल ऑफ मटेरियल के ये प्रोजेक्ट में मुझे कितने पार्ट लगेंगे और इसमें मैं कितने बनाऊंगा, कितने खरीदूंगा और पूरे प्रोजेक्ट का कितना कॉस्ट होगा, कॉस्ट एस्टिमेशन आपको देने हैं, अलग पार्ट का और उसका पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट एस्टिमेशन। तो 5वें सेमेस्टर में यहाँ तक करना है। आपको प्रोजेक्ट में प्रोडक्ट बनानी है, लेकिन वो 6ठे सेमेस्टर में बनानी है। 5वें सेमेस्टर में सिर्फ आपको निश्चित करना है कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है और उसके ड्राइंग क्या है और उसमें क्या क्या लगाऊंगा और क्या कितना खर्च होगा। इतना कर देंगे तो आपका 100 मार्क का प्रोजेक्ट 5वें सेमेस्टर का खत्म हो जाएगा। तो ड्राफ्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। उसके बाद क्या करना है, आपको एक 70-80 पेज का पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है और एक प्रेजेंटेशन, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ उसे आप प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन करना है। वो आप 24 घंटे में करेंगे। उसके लिए 27 घंटे थे, इसके लिए 24 घंटे थे। तो आप समझ लीजिए आप कितने लड़के होंगे, 6 लड़के, तो 6 के 56 घंटे कितने हो जाएंगे। हर एक के 1-1 घंटे की कीमत है। तो एक लड़का प्रेजेंट करेगा तो हर एक को प्रेजेंट करना है ऐसा नहीं है, हर एक की अपना अपनी टर्न आएगी। तो बेसिक एक्टिविटी फिर से मैं एक बार समराइज़ करके देख देता हूँ कि ये इट इज़ अ ग्रुप लर्निंग प्रोसेस, ये क्लासरूम लर्निंग प्रोसेस नहीं है। ग्रुप लर्निंग प्रोसेस और फील्ड वर्किंग प्रोसेस, नॉट ए क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये मान के चलिए आप ग्रुप बनाना ही पड़ेगा। सो यू हैव टू प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट ग्रुप ऑफ मैक्सिमम 6 स्टूडेंट। आप एक ग्रुप में कितने लड़के रख सकते हैं, आपके विद्यार्थी रख सकते हैं 6 से ज़्यादा नहीं। कि सर ये मेरा फ्रेंड है साथ में रख देना, तो नहीं, उसको अलग ग्रुप बनाना पड़ेगा। या उसकी फ्रेंडशिप है तो आप दूसरी जगह रखो। प्रोजेक्ट में 6 को ही रखना है, 5 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो खर्चा करना होता है उसमें कम लड़के होते हैं तो थोड़ा पैसा बढ़ जाता है, इसलिए 6 तक हम जा सकते हैं। दिस ग्रुप विल डिसाइड द गाइड फ्रॉम अवेलेबल मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी स्टाफ। हमारे पास जो 17 स्टाफ है उसमें से आपको किसी भी गाइड को निश्चित करना है। अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोजेक्ट गाइड, दिस ग्रुप विल परफॉर्म शोध यात्रा एंड डिसाइड द प्रोजेक्ट टाइटल। उसको शोध यात्रा करनी है और प्रोजेक्ट का टाइटल निश्चित करना है। क्या टाइटल है, तो क्या सोलार ऑपरेटेड वाटर फिल्टर प्लांट हो सकता है, लेकिन शोध यात्रा करने के बाद करना है। सोलार ऑपरेटेड रेफ्रिजरेटर आप कर सकते हैं। उसके बाद 5वीं चीज़ ये है, प्रोजेक्ट ग्रुप विल प्रिपेयर द फॉलोइंग डिटेल रिलेटेड टू देयर प्रोजेक्ट टाइटल। ये 6 चीज़ तो आपको करनी है। आपको स्पेसिफिकेशन देने हैं। समझो मैंने बोला टाइटल निश्चित किया है सोलर ऑपरेटेड वाटर फिल्टर प्लांट, तो स्पेसिफिकेशन क्या है, तो कि 1 घंटे में 15 लीटर वो प्योरीफिकेशन करेगा, उसकी साइज़ इतनी होगी, इतनी mm का होगा, लंबाई चौड़ाई, उसका वेट इतना होगा। ये कुछ स्पेसिफिकेशन आपके पास होने चाहिए। जब भी कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं तो स्पेसिफिकेशन होता है, इसलिए किसी तरह से इसमें भी स्पेसिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। दूसरी चीज़, उसके पार्ट के ड्राइंग बनाने हैं और उसकी असेंबली ड्राइंग बनानी है। तीसरी चीज़ है बिल ऑफ मटेरियल, मतलब जितने भी पार्ट है उसका पूरा एक लिस्ट स्पेसिफिकेशन के साथ, मटेरियल कौन सा है वो सब के साथ। उसके बाद बिल ऑफ मटेरियल के ऊपर से मेक बाय डिसीजन विथ जस्टिफिकेशन। समझो आपके सोलर ऑपरेटेड प्लांट वाटर प्योरीफिकेशन प्लांट बनाते हैं तो उसमें समझो कि आपको 20 चीज़ चाहिए, बिल ऑफ मटेरियल में 20 आइटम चाहिए। तो 20 में से आप सोलर की जो प्लेट हैं जो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, वो उसको आपको बाई करने ही जाना पड़ेगा, वो आप खरीदेंगे। उसकी कैंडल अगर लगानी है तो कैंडल आपको खरीदनी ही पड़ेगी। तो ये आप क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ आप खरीद रहे हैं उसके सामने उसका जस्टिफिकेशन लिखना है कि मैं ये चीज़ खरीद रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोजेक्ट में बनाने जाऊँगा तो मेरा प्रोजेक्ट ही खत्म नहीं होगा, क्योंकि महंगा पड़ता है ना। और जो चीज़ आप बनाने वाले हैं, कोई आपको शाफ्ट बनानी है, कोई आपको स्टैंड बनाना है, कोई आपको सपोर्ट बनाना है, किसी की आपको बॉडी बनानी है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो कौन से मशीन से करेंगे वो लेंगे। तो उसका एक सीक्वेंस बनता है, 5वें नंबर ले लिया है ओपीसी।
शॉर्ट में ओपीसी बोलते हैं उसको, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट। वो आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में सिखाने वाले हैं। तो ओपीसी बनाना है, क्या इसका पूरा ऑपरेशन कैसे होगा, चार्ट बना के दिखाओ। और छठी चीज़ है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ईच पार्ट एंड प्रोजेक्ट, ये आपको देना है। तो कुल मिला के प्रोजेक्ट में जो आप एक्टिविटी करेंगे उसका मैंने नटशेल में आइडिया दिया है। आप ग्रुप बनाइए और शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे हम उसके और जो मायने हैं वो समझते जाएंगे। ये प्रोजेक्ट अभी शुरू हुआ, ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसमें दी एंड नहीं बोलूँगा, क्योंकि कभी प्रेजेंटेशन ख़त्म होता है तो मैं थैंक यू और दी एंड आता है तो मैं थैंक यू भी नहीं बोलूँगा। लेकिन ये बोलता हूँ ये टू बी कंटिन्यू, ये हमेशा चालू रहने वाले प्रोसेस है। प्रोजेक्ट कभी ख़त्म नहीं होता, मरते दम तक चलता है। प्रोजेक्ट प्रॉब्लम ढूंढने के बाद उसका सॉल्यूशन ऑफर करके लोगों तक पहुंचाने में सुविधा होनी, इस तरह से हमें पूरा आउटलाइन बनाना है और उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। आपको बता दूं कि कुछ लड़के ऐसे भी हैं कि जो प्रोजेक्ट बनाने के बाद उसका स्टार्टअप लेके पैसे भी कमा रहे हैं। SSIP में कैसे हो सकता है तो बाद में वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। लेकिन आज हमने ये प्रोजेक्ट का सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं, उसमें क्या करना है, उसके लिए हमें क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, GTU के पास जो सिलेबस है उस सिलेबस देख के उसकी क्या अपेक्षा है वो सब हमने देखा है। मैं आशा करता हूँ कि जो भी 5वें सेमेस्टर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लड़के पढ़ रहे हैं उन सबको ये लेक्चर्स पढ़ने के बाद कुछ आइडिया मिला होगा। तो सरकारी पॉलिटेक्निक भुज के अपना मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जो मैंने स्वागत करके आपका शुरू किया था ये प्रोजेक्ट का सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, ये मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ और बाकी की जो आगे की चीज़ है वो आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।